नमस्कार दोस्तों। क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यूपी के मन में क्या है, यही जानने और टटोलने के लिए बीते 4 दिनों से मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं। आज मैं हूं यूपी के बागपत जिले की बड़ौत तहसील के कौन सा गांव है? रुस्तमपुर बावली गांव में। और बागपत बहुत अहम है। बागपत सियासी मायने को अगर समझेंगे, बागपत ही वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री भी हुए, 3 बार जीते। उनके बेटे चौधरी अजित सिंह 6 बार जीते, लेकिन हारे भी। और बागपत पर अभी बीजेपी का लगातार 2 बार कब्जा है। और जो ये बड़ौत इलाका है, बड़ौत तहसील, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं आसपास में, इन विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का कब्जा है। बागपत पर भी बीजेपी का कब्जा, बड़ौत पर भी बीजेपी का कब्जा, लोकसभा में भी बीजेपी का कब्जा, विधानसभा में भी बीजेपी का कब्जा। लेकिन यहां मैं लोगों से आज जानने आया हूं, 7 महीने बाद चुनाव होने हैं। 7 महीने बाद चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग गांव के हैं, आसपास से यहाँ आए हैं। कुछ युवा भी वहाँ बैठे हुए, कुछ इधर भी युवा हैं। इन सब से जानूंगा, समझूंगा, और जो मैं समझूंगा शायद आप भी समझेंगे, क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं क्या सोच रहा है यूपी। और इस बात से, संवाद से शायद आपको कुछ बात समझ में आएगी। क्या मुद्दे हैं इनके लिए, क्या वो बात है जिसको ध्यान में रखकर, जिसको जहन में रखकर 6 या 7 महीने बाद होने वाले चुनाव में मतदान करेंगे। सबसे पहले आपसे ही, और एक बात और बता दें, ये जो बड़ौत और आसपास का इलाका है, जाटों की आबादी यहाँ 23% है। बहुत निर्णायक वोट है जाटों का। मुस्लिम भी 18-19% मुस्लिम है, बाकी जातियाँ भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन हाँ, जाटों की बहुतायत है। तो इसलिए आसपास के इलाके को जाटलैंड भी कहा जाता है। सतपाल सिंह भी जाट हैं, चौधरी अजित सिंह भी जाट हैं, उन्हें हराया सोमपाल शास्त्री ने एक बार, वो भी जाट। तो इसलिए यहाँ जाट फैक्टर बहुत मायने रखता है। जाट, किसान और क्या मुद्दे। सबसे पहले, चूंकि 7 महीने बाद चुनाव होना है, तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहता है यूपी? यूपी ये चाहता है, ये सरकार में बदलाव चाहता है। पहले जो सरकार थी उनसे तंग आके इनको लाए थे, इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया कि इन्होंने ये उनके भी फुप्पा पाए, बिल्कुल धरती में मिला दिया। किसान तो मिला ही दिया कि पूरा देश ही मिला दिया। पहले सरकार में बिजली का बिल 450 रुपये था, घरेलू बिल 2 महीने का। अब देखो क्या हालात हो रहे हैं। 12 का बिल जो है बहुत कम था, अब 24,000-25,000 रुपये साल में जाते हैं। तेल पर देख लो, किसान मतलब है कहाँ तक तेल गलवाओगा। 100 रुपये 90 रुपये ये तेल जा रहा, कहाँ तक किसान करेगा। रही गन्ने के पेमेंट की बात, मोदी जी आए थे बड़ौत में 14 में, इस हाथ गन्ना इस हाथ पैसा। आज तक जो पहली सरकार थी उनसे भी 72 पेमेंट हो गया किसान का। मजदूरी बढ़ गई, किसान कहाँ तक क्या करेगा, अपने बच्चों का फीस कहाँ से देगा, कहाँ से करेगा। एक ये बीमारी है, इसमें जो है कोरोना में देश बिल्कुल बर्बाद कर दिया, लूट कर खा गए सारे देश को। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह है जी। सतपाल सिंह ने जो बात कही, एक खास बात है कि जो गन्ना किसान बार बार बात करते हैं मोदी के हवाले से कि मोदी ने वादा किया था 14 दिनों में गन्ना के किसानों को भुगतान होगा, वो उनका वादा रैली बड़ौत में ही हुई। ये बात वो कह के गए थे, इसलिए बड़ौत मायने रखता है। तो आपने अपनी बात कही, अब जरा बुजुर्ग और बाकी लोगों से भी, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है यहाँ? यहाँ मुद्दा एप्लीकेशन ऑफ दी, जो इन्होंने वो योजना बनाते हैं उनका एप्लीकेशन सही नहीं, योजना सही है लेकिन एप्लीकेशन सही नहीं है। A to Z। जैसे जो है कोई भी हो, ये क्राइम कम हो गया लेकिन जो है करप्शन बढ़ गया। जगह बिजली ज़्यादा देने लगे लेकिन बिल बढ़ गया। तो इनका जो है एप्लीकेशन सही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं फॉलोअर हूँ मोदी का भी, योगी का भी, लेकिन उनकी योजना भी सही मानूँ, लेकिन उनका एप्लीकेशन A to Z गलत है। तो आप फॉलोअर हैं, आपने वोट दिया ही होगा 3 बार बीजेपी को, 14, 17, 19। तो हर बार जब दिया तो सोच के ही दिया होगा ना, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? वो पहले ऐसा सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, ये एप्लीकेशन भी सही हो जाएगा, लेकिन योजनाओं का एप्लीकेशन सही नहीं हुआ अब तक। तो कैसा सोचा था जो नहीं हुआ, थोड़ा बताइए, समझ में आए। जैसे करप्शन कम हो, क्राइम कम हो गया, लेकिन करप्शन जो है वैसे बढ़ गया। सरकारी महकमे सारे रिश्वत लिए, कौन नहीं लेता। तो उससे क्या लाभ हुआ? हमने सोचा था यूँ कि योजना सही आवेंगी, उनका एप्लीकेशन भी सही होगा, इसलिए हमने वोट दिया।
लेकिन सरकार तो कह रही है कि करप्शन फ्री हो गया, दंगा मुक्त हो गया, माफिया मुक्त हो गया, अपराध मुक्त हो गया, सब कुछ हो जाए, कागजों में हो जाए, समाचारों में हो जाए, धरातल पर अगर होगा तो उसको हम मानेंगे, अगर धरातल पर नहीं होगा कागजों में होता रहो। तो अभी जो चुनाव होना है तो क्या सोचकर वोट दोगे आप? हम यही बात सोच कर वोट देंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा आगामी जो सरकार जो कहीं बदलाव चाहिए कि वो क्या कर सकती है। ऐसा तो नहीं कि पिछला सम्मत हमेशा अच्छा को आ जा, कभी यही अच्छे को आए जा। तो इसमें सोच विचार करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दे तो कई तरह के हैं। एक तो मुझे दिक्कत मैं महसूस करता हूँ कि जो हमारी सरकार होती है, सरकार का काम है हर किसी के को संभाव हिसाब से देखना, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको सही स्तर पर उनको मिलती रहें। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ सरकार भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं अपने जनता के बीच में विभेदकारी शक्तियाँ ले आए तो वो खतरनाक हैं। तो सरकार को सबके हिसाब से, जब राजा होता है तो राजा का काम प्रजा को समान रूप से देखना है, और वो बात हमें देखने को नहीं मिल रही, जो गलत है। ये बात कह रहे हैं कि राजा को प्रजा के रूप से को समान रूप से देखना सही बात है, वाजिब बात है आप करें, लेकिन ये इशारा क्या है, कैसे प्रजा को समान रूप से राजा नहीं देख रहा है? नहीं देखने को आप हम देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, फिर करते करते ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा, तो ये ठीक नहीं है। हमें इस तरह से काम करने की ज़रूरत है कि सबको हम आगे बढ़ाएं, देश तभी आगे बढ़ेगा। किसी वर्ग विशेष को बढ़ा के हम नहीं आगे बढ़ सकते। ये हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं आप राणा साहब, ये जैसे उन्होंने सही बात कही कि हिंदू मुस्लिम से देश आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम हुआ 2014 में भी हुआ, 2017 में शमशान कब्रिस्तान हुआ, और 2014 में जब हिंदू मुस्लिम की शुरुआत हुई तो इसी मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके से हुई। क्यों हुई आपको बेहतर पता होगी। और कहा गया जाट मुस्लिम के रिश्ते खराब हो गए, वो भी एक फैक्टर था। तो इसके लिए जो हुआ, अगर वो सियासत थी तो उसके किरदार तो आप सब लोग भी थे। वो ऐसे बांट दिए हुए हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा फंडा फेंका, अगर ये जाति बटकर तुम्हारा जो है वोट बैंक बट जा, वो इन्होंने बढ़ाया। उससे हासिल कुछ हुआ नहीं, पर देश का आम जनता का नुकसान ही हुआ। हर बिरादरी, हर वर्ग यहाँ सब आपस में रह रहे। मुजफ्फरनगर में करवा दिया, हमारे बागपत में कभी किसी का मतलब कुछ नहीं हुआ, पूरा भाईचारा है जी, ये है। और ये तो जो है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कभी किसी को कुछ कहना के लिए हम इसका ये कर देंगे, हम उसका वो कर देंगे, हम उसको वहाँ से विदा कर देंगे। अब क्या है, अब ये जो है फंडा फेंक कर ओवैसी को ले आ रहे हैं, क्योंकि इनका वोट बट जा और तुम्हारा बट जा। ओवैसी मतलब जो है अपने भाषण में इतनी बद्दी बात करता है, आज तक उसका किया कुछ उन्होंने? बताओ सरकार ने किया क्या? ऐसे ऐसे भाषण ओवैसी देता है। सरकार चाह जैसे और ठिकाना लगा दिए इन्होंने, उसको भी लगा सकते हैं। आजम खां का कर दिया उन्होंने, लिहाज ओवैसी क्या चीज़ है, उसको भी तो कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, लेकिन ये उन्हें अपनी वोट खींचने का मतलब है। अकबर कैसे आवे, ये बट जाओ ओवैसी बैठ लें, उस पर ना जा सकें, ये है। ये देश की प्रदेश की आम जनता के लिए कोई भी ध्यान देने वाले नहीं है। तो ओवैसी तो अपना चुनाव लड़ने खुद आ रहे हैं, बिहार में भी गए, ओवैसी को बीजेपी थोड़े ला रही है। वो तो उनका एजेंट है जी, उनका एजेंट है वो। अगर चाहे जाकर तो अपने वोट काट, तो मुसलमानों की काट लगा, उन पर कम जाएगी, बाकी तो काट लगा, तुम जीत जाओगे और बिरादरी के थारे पाया जाएगी। काम करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अब गन्ने की बात है, मैं गन्ने की बता दूँ आपको, यहाँ गन्ना बेल्ट है, इसी से गुजारा है किसानों का। पिछले साल का जो हमने गन्ना डाल दिया, उसका मात्र 20 दिन का पेमेंट आया अब तक। 15 दिन में एक पर्ची का पेमेंट आए, 8,000 रुपये आ गए। 8,000 रुपये में देख लो घर चल जाएगा। 3,000 रुपये की 2,500 रुपये की एक खड़ की बोरी हो रही, वो खड़ गिरेगा डांगरू को, पशु को, या अपने बच्चों का जहन नमक तेल लियागा। ये हालात हैं पेमेंट पे। बात करते हैं किसानों की, कैसा है। ये बताओ, मैं यहाँ एक दो लोग बीजेपी सपोर्टर भी, उनसे भी पूछता हूँ, लेकिन भाई आपके इलाके के सतपाल सिंह असरदार सांसद हैं, मंत्री रहे, सब कुछ है, तो और गन्ना मंत्री तो इसी बेल्ट के हैं आसपास के, तो ये बात आपकी सुनी क्यों नहीं जा रही है? सरकार करी 1,40,000 करोड़ हमने गन्ना का बकाया रिलीज किया और सबसे अधिक रिकॉर्ड रिलीज किया, और आपको कुछ हर समय आप लोग रोना रोते हो, ऐसा सरकार का कहना है कि आप लोग किसान यूनियन राकेश टिकैत के बहकावे में ये सब बातें करते हो। ये जो आंकड़ा में बता रहे, ये जो सहकारी निगम की फैक्ट्री है, ये उनका आंकड़ा बता रही। प्राइवेट मिल कितने हैं यूपी में?
उनका भी तो दायित्व है, वजह है उनके, वो भी तो उन्हीं के अंडर में आते हैं, उनका भी कराओ। उनका भी 50%, 60%, 85% करो में, तभी तो आंकड़ा देंगे। एक सहकारी का 4 फैक्ट्री हैं हमारे यहाँ, इसमें बागपत में 2 फैक्ट्री हैं, रमाड़ा और बागपत, वे उनका आंकड़ा दे रहे, उससे गुजारा थोड़ा हो जाएगा। मलकपुर भी है और एक दर्जे है, ये भी है, इनका भी तो देना चाहिए। चलिए, गन्ना किसानों की समस्या, एक बात ओवैसी की इन्होंने कही, आपके पास आ रहा हूँ उससे पहले, ये सच है कि ओवैसी बीजेपी को लेकर बहुत तल्ख होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तल्ख वो अखिलेश यादव को लेकर होते हैं। वैसे ही बिहार में बीजेपी के प्रति जितने तल्ख थे, उससे ज़्यादा तल्ख तेजस्वी यादव के प्रति थे। और दिलचस्प बात ये कि जब ओवैसी ने कहा कि हम यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसका स्वागत किया योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर, योगी ओवैसी बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ने आए, हम स्वागत करते हैं। और चैनलों पर चलने लगा ओवैसी वर्सेस योगी। तो योगी स्वागत करते हैं ओवैसी का ये कहकर, बड़ा नेता, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है, आपका शुभ नाम? प्रमोद बावली। तो गांव के नाम पे आपने रखा है सरनेम? हाँ जी। प्रमोद जी, आप बीजेपी के सपोर्टर हो, ऐसा मुझे बताया गया। तो जैसा सब लोग, ये गन्ना किसान जो है वो गन्ना को लेकर बार बार बोलते हैं, अखबारों में विज्ञापन देकर सरकार बड़े बड़े दावे तो कर देती है, गन्ना किसानों का सारा भुगतान हो गया, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? क्यों ये 12,000 करोड़ या 14,000 करोड़ का जो भी आंकड़ा है वो बकाया क्यों है? इसके लिए हमारे जो यहाँ से एमपी हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, ये पूर्ण तरीके से प्रयासरत है। पिछला पूरा भुगतान उसका हो चुका है, नए भुगतान में बाधा लग गया। अभी 3-4 रोज पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्हें लिखित रूप में इसी बात पर ज़्यादा गौर करवाई गई थी और लिखित रूप में दिया था कि यहाँ के किसानों का पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हमारे जो यहाँ से हो जाए ना, लेकिन हुआ क्यों नहीं अभी तक? हाँ, यूँ क्यों नहीं हुआ, इस बारे में बताओगा वो गन्ना मंत्री, वो क्या नाम है उसका? सुरेश राणा। सर, आप बीजेपी के सपोर्टर भी है, कह रहे हैं क्या नाम है उसका, गन्ना मंत्री, मतलब समझ में नहीं आया। सुरेश राणा का नाम भी भूल जा रहे हैं आप? हाँ, मैं तबीयत ज़्यादा तबीयत खराब सी है। जैसे गन्ना की बात हो रही है, तबीयत खराब हो नहीं नहीं नहीं, गन्ने वाली कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो सुरेश राणा बताएंगे, योगी जी का कोई मतलब नहीं, सरकार का कोई मतलब? योगी जी तो करवा लग रहे पेमेंट, पूरी दिन का लट दे रखा, पूरा पेमेंट करवा लग रहे हैं, जितना होगा और तौड़ करके करवाओगे, रिब का भाव भी बढ़ाओगे। तो योगी जी करवा रहे हैं, सुरेश राणा नहीं होने दे रहा है? नहीं भाई, सुरेश राणा हमारे यहाँ जो सहकारी मिल है वे 2 हैं। यू प्राइवेट मिल है, यू क्या नाम है मलकपुर वाला, यू मलकपुर वाला उनके काबू में नहीं आ रहा। मैं साफ कह रहा हूँ, उनके काबू में नहीं आ रहा। हाँ, तो वो इसमें चक्कर किसका है? यू ऐसा है, यू इस बात को हमारे स्तर से ऊपर की बात है। इस गन्ना पेमेंट के आंदोलन में मैं जेल काटिया। एक बार और जेल चले जाओ 7 महीना, बीजेपी को अच्छा भी रहेगा कि बीजेपी के 400 लोग जेल चले गए, हो सकता है पैसे मिल जाए। ये लोग तो वहाँ जेल भी जाएं, धरना भी दें, देशद्रोही भी हैं, मवाली भी हैं, खालिस्तानी चीनी सब इधर हैं। तो आप जेल चले जाओ बीजेपी के 100, 200, 400 लोग, कि भाई गन्ना वालों को पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, फुल पेज विज्ञापन दे के गलत आंकड़े दे रहे हो, उसमें गन्ना मिल पे बकाया क्यों है? बोलिए सर। पेमेंट होने लग रहा है, पेमेंट में कोई थोड़ी लेट सेट हो जा रहा है, पिछला पेमेंट सारा होगा, यू भी हो लग रहा है, इसमें भी बढ़ा लग गया। चलो, पेमेंट होने लगेगा। अब ये गन्ना पर चुकी बहुत बार बात, ये तो गन्ना पे पेमेंट हो जाएगा, धैर्य रखिए। नहीं, गन्ने का उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर जब हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, पूरा किसान बिरादरी मर जाएगी, जब आएगा पेमेंट बताइए। पूरा 1 साल बीत गया जी, किसान जो है कर्ज लेके, और जब अपने खेत में लगाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही, जब गवर्नमेंट 3 वैरायटी का भाव निकालती है, रेट का, सामान्य का और या इसका जो है रिजेक्ट का और अर्ली का, तो फिर तीनों वैरायटी क्यों नहीं बुआई जाती? ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, जो फैक्ट्री चाहेगी वही गन्ना बुएगा और को नहीं ले। या तो सरकार एक ही वैरायटी का भाव रेट निकाल ले, या फिर तीनों को ले। ये है ये गन्ना किसानों पर, चूंकि मैंने बहुत बात की, इसलिए थोड़ी दूसरी बात भी कि और मुद्दे क्या हैं, आप बताइए ताऊ, क्या मुद्दा है यहाँ यूपी चुनाव का? हमारा तो मुद्दा ही है, खड़े हो जाओ, खड़े हो पाओगे? हाँ, खड़ा तो हो जाऊंगा। तो अरे हमारी हिम्मत हाँ, हमारी है जी यहाँ। अब जितने युवा हैं, इधर ये- बोलो। हाँ, ये जितने युवा हैं सब बेकारे फिरे, इन्हें आश्वासन तो दे रखा देंगे, भर्ती बताओ कौन सी खोलती, कौन से युवा हो गए नौकर? ये युवा सारे बेरोजगार अंडे, इनका तो ख्याल होना चाहिए, गरीब आदमी का भी होना चाहिए, जिसका रोटी नहीं उसे जाता घर बच्चे। तो ये नाराज, वो आते हैं
नू के 100 के ले 200 ले लो लपोट संगे। इधर आ जाओ थोड़ा ताऊ, आप नेतृत्व करो युवाओं का, आप इधर आ जाओ। हाँ हाँ, इधर इधर आओ। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। मैनू कह रहा जितने बच्चे हैं काम के एक मिनट। हाँ बोलो। बच्चे जितने हैं बेरोजगार हटते हैं, इनका भी ध्यान करा के गोट में ना दो। इनको कहीं रोजगार मिले दो का, अपना ये वाया ठंडा ढंग का करेंगे, क्या किसी को राजनीति करेंगे। और जो इनका रोजगार लग जाती है अपनी हिल्लत तो लग जा। तो ये जितने लोग हैं सब बेरोजगार बैठे हैं? और बच्चे बूझ लो, कोई सब रोजगार कोई नहीं मतलब, सब लोग बेरोजगार हो आप लोग? सब बेरोजगार बच्चे ही है। ये बेरोजगार बैठे हो, क्या नाम है आपका? सौरभ तोमर। एक मिनट थोड़ा सा साइड दीजिए। आप पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? आज ये तो अपनी तैयारी में लग रही है। आप? बीए कंप्लीट होगी सर मेरी। एक पीछे बेरोजगार मुस्कुरा के मुंह क्यों छुपा रहे हो? बीएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। आप? बीए फर्स्ट ईयर। आप? तो अभी तो 12th और बीए फर्स्ट ईयर वाले भी ताऊ हैं, ये 3-4 पढ़े हुए हैं, उधर कुछ और दिख रहे हैं। युवा इधर आइए आप लोग। तो रोजगार तो यहाँ योगी जी कह रहे हैं बहुत रोजगार मिल रहा है, एमएसएमई सेक्टर के जरिए रोजगार मिल रहा है। 1.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए, सरकारी नौकरियाँ 4.5 लाख मिल गई 4 साल में। कौन सी मिल गई ये तो बता दो आप। कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो आपके गांव में रोजगार मिला कि नहीं युवाओं को? किसी को नहीं मिला। आपके जानने वाला कोई दोस्त है जिसको स्वरोजगार मिला? हमें 2 साल हो लिए तैयारी करते हुए, लोग तो कोई भर्ती आई नहीं। आप बताओ, बीएससी एग्रीकल्चर कौन है? रोजगार चाहिए या क्या चाहिए? बेरोजगार जो है, रोजगार भी चाहिए। कुछ निकल नहीं रही भर्ती। आर्मी की तैयारी कर रहे बहुत बच्चे, कई साल से आर्मी की भर्ती नहीं आ रही, इस वजह से उम्र निकलती जा रही, फिर आ नहीं रही। बताओ तो आप लोग के लिए ये देखो मेरी अब एसएससी की भर्ती आई थी, अब एसएससी की भर्ती आई। मेरी 1.5 साल निकल रही उम्र, अब लोग कोई भर्ती नहीं देखी मैंने। भर्ती निकल रही होगी। कोरोना के चक्कर में कोई भर्ती नहीं देखी, 1.5 साल निकल रही मेरी। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? अब पिछली बार जब एसएससी की भर्ती आई थी उसमें 2 साल बढ़ा के दी थी, अब की बार जो एसएससी की भर्ती निकाली उसमें 2 साल घटा दी। फिर बताओ। तो आप जैसे वोट करोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा चुनाव में? मुद्दा बस यही होगा रोजगारी का। ये बेरोजगारी तो है यूपी में काफ़ी। आप जानते हो इस गांव में, आप तो बावली, आपका नाम भी है सरनेम, बावली गांव में कितने लड़कों को स्वरोजगार का इतना बड़ा दावा सरकार कर रही है। 1.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार, 4.5 लड़कों को, युवाओं को सरकारी नौकरी। आपके आसपास में कितने लोगों को मिल गया? यहाँ तो बहुत सारे बेरोजगार नाराज हो रहे हैं। ऐसा ताऊ हैं वहाँ पे। हाँ बैठे रहो ताऊ। हाँ 1 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती 50-50 हज़ार की 2 उसमें योगी जी ने निकाली। हमारे गांव के बहुत सारे लड़के भर्ती हुए है उसमें। 9 रोजगार मेले डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कैंप लगा गए। 24-25 कंपनियां ला का विरोध, जैसे लड़के की काबिलियत ऐसी उसे रोजगार दिलवाया। तो रोजगार के लिए तो मुख्यमंत्री पूरे प्रयासरत है। अगर कहीं रोजगार ही नहीं लगाते, पटवारी नए भर्ती कहाँ से हो गए, सेक्रेटरी नए भर्ती कहाँ से हो गए, उत्तर प्रदेश में लड़के भर्ती कहाँ से चले गए। आर्मी की भर्ती बढ़ोतरी, दिल्ली पुलिस की भर्ती बढ़ोतरी योगी मोदी के टाइम पे ही आई। योगी मोदी के टाइम पे दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, आर्मी की भर्ती आई, जिसमें लड़के भर्ती हुए यहाँ जाट कॉलेज के सी फील्ड में। चलो आप जैसे इतना चीज कह रहे थे, इनसे पता ले लो कहाँ कहाँ मेला लगता है और वहाँ मेले में चले जाओ, आपको रोजगार मिल जाएगा। ये इनको मेले का पता बताइएगा कि किस मेले में जाने से इनको सब रोजगार मिल जाएगा। बताओ। मेला भी ऐसा लगा, झाड़ू पोछा कौन मारेगा, ऐसा मेला लगा है वो। 5-4 हज़ार में किसका गुजारा हो जाएगा उस मेले में, ये बता दो आप। 5-4 हज़ार की ऊपर तो कोई वहाँ रोजगार नहीं है। SSC-GD की वैकेंसी आई थी 2018 में, उसके बाद 2 साल बाद आई। लेखपाल की भर्ती आई थी 2016 में, उसके बाद भी लोग कोई भर्ती नहीं आई। अब की बार जो लेखपाल की भर्ती होगी उसके लिए उन्होंने क्या प्रावधान रखा जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। यूपीपीसीएल यूपीपीएसएससी के उसने एक पेपर बढ़ा दिया, उस पेपर को जो क्लियर करेगा वो लेखपाल की भर्ती को भर पाएगा। वैकेंसी कितनी निकाल ली? 7,000। पहले कितनी निकल रही है SSC-GD में? GD की जितनी वैकेंसी आ रही थी 70,000 प्लस हर बार, 70,000 80,000, जिसमें BSF सब फोर्सों में सब चले जाते थे। इस बार कितना आई? 25,000। वैकेंसी घटा दी सारी सरकार ने 3 गुना, कंपटीशन 3 गुना बढ़ गया। दिल्ली पुलिस की उन्होंने बात करी, दिल्ली पुलिस में क्या रहा? बायोमेट्रिक नहीं कराई। 40 साल के उम्र के जोन से 1.5 उम्र के 2 जागतू के बाप पे जाकर वहाँ पेपर दिया। बायोमेट्रिक नहीं हुई, लिस्ट कहाँ चली गई? लिस्ट कितने ऊपर चली गई? 12 गुना लड़के पास करे फिजिकल में, फिर वे सब बाहर आ गए। कहाँ से मिलेगा रोजगार? फिर बताओ आप। तो आप ये जो है इनसे रोजगार मेले का पता लेना और उस मेले में चले जाना, मेला में भेज दें इनको। 21 साल हो लीजिए, हमने आज एक भी मेला हमने कहीं सुना भी नहीं, किसी पता नहीं कि मुझे सुना कि 9 रोजगार मेले लगे।
अब तक नहीं सुने मन्ना कहीं भी। अब तक मैंने एक दिन क्या एक मिनट क्या बोल रहे हो आप? वो कह रहे रोजगार मेला इलाके में लग रहा है, सारे को नौकरी मिल रही है। अब ये लड़के सब अगर मेले में नहीं जाएंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? सब भाई और पार्टियों में कमी तो हो, लेकिन इसमें 3 कमी बहुत ज़्यादा है। एक तो तानाशाही, एक झूठ बोलना, एक सबसे बड़ा ऐब जो है झूठे आंकड़े पेश करके ये कर दिया वो कर दिया, होता कुछ नहीं। ये बहुत से भाजपा वाले कहीं रोजगार दे दिया, अरे कहाँ दे दिया? 4 आदमी को रोजगार नहीं मिला, 800 बालक वहाँ मरवा दिए, किसी के गोड्डे फूट रहे, किसी के पैर टूट रहे। क्या रोजगार है ये? वो और बेरोज कर दिए हुए कि आगे भर्ती भी नहीं हो सकते। ये राज है कोई? अरे हट धर्मी छोड़ दो, जनता के लिए बनाए गए थे, आप जनता की सुन नहीं रहे। आप अपनी कुर्सी चाहिए आप लोगों को। तो कौन इतना तानाशाही, किससे गुस्सा है आपका? चुनाव तो योगी जी का है। योगी जी भी इतने ही झूठे हैं और इतने ही इनका फूफा वो है। ये तो बहुत आप आरोप लगा रहे हो कि सब झूठे हैं योगी जी। बताओ कौन से फूफा किसको बोल रहे हो? फूफा आप? मोदी जी। अच्छा, हाँ, मोदी सबसे झूठा है। वो ये कहते कहा था घर घर मोदी, हर हर मोदी। आज कहाँ घर में जाके पूछ रहा है वो, मैं तू भूखा है एक दिशा है। नहीं तो आज ही तो उन्होंने अन्न महोत्सव किया, यहाँ सबको 5-5 किलो गेहूं मिला है, चावल मिला है, सब देख के आया हूँ मैं। किसको मिला? 10% को भी नहीं मिला। चलो आप बैठो जरा, बहुत गुस्से में हो। तो ये एक बुजुर्ग ये भी थे, बाकी लोगों से भी बात करते हैं जरा। हाँ ये बताइए, इतनी देर से सुन रहे हैं आप, यहाँ लोग तो बड़ा गुस्से में हैं। रोजगार का भी सवाल है, उसके बाद गन्ना किसानों का भी सवाल है। अच्छा जी, बात यह है जी, हम कमाएंगे तो खा लेंगे, हम कमाएंगे तो खा लेंगे। हमें करना है, खाना है। हमें 2 सुरक्षा चाहिए, 3। इन बदमाशों से सुरक्षा मिलेगी, ना अपहरण होता, ना कहीं राज नहीं होती। भला जी भय आ गया बदमाशों की। आज लो या संपत्ति किसी ने भी कुड़क नहीं करी थी और उन्होंने करी दिखाया। और ये तो बात यह है जी, अगिया तो बेल्टी जो है लोकदल की है। नहीं तो आपको और किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है? बाकी सब जो ये इतने कह रहे हैं, रोजगार का सवाल है, महंगाई है, वो सब आपको लग रहा है ठीक है? महंगाई तो है जी, इसमें तो हम ना नहीं कर सकते। महंगाई को कैसे नकार देंगे? महंगाई को तो नकार नहीं सकते बाबूजी। फिर कीमत पे फिर क्या बताया तो मका करेंगे तो खा लेंगे। हमारी सुरक्षा तो हो रही है कम से कम। की सुरक्षा हो रही, तो इसलिए आप वोट देते समय आपके दिमाग में क्या होगा? वही सुरक्षा खाली में मुद्दा है आपके लिए? नहीं, रोजगार भी होगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर उन्हें कहेंगे अपने प्रतिनिधियों को जिनके वोट देंगे, भाई हम तो सतपाल सिंह को भी नहीं कहें जी। सतपाल सिंह ने इतना काम कराया इलाके में, जना दिए। चलिए ये तो आप बैठ के बात करो। देखो 500 रुपये आए आया ही नहीं, गरीब आदमी भूखे मरने लग रहे, वे आज तक नहीं भिजवाए। हमें तो यूँ भी था, गरीब आदमी की तो वे तुम से कह रहे 500 रुपये दे रखे, 9 भी नहीं दे, नहीं दे रहे। आपके हिसाब से चुनाव का यहाँ मुद्दा क्या है? बस जी चुनाव का मुद्दा तो ईमानदारी का है और ये गन्ने का पेमेंट है, इलाके का विकास है। इलाके का विकास हो गया कि नहीं पूरा? कुछ भी ना होया। यहाँ खरंजा का ईंट लगा हुआ दिख रहा है। खड़ंजे तो ये लगवा दिए ये 4 साल 10 साल में एक बार। अब एक बार बताओ, कर्मचारी हैं इनके बिजली के, कुछ काम नहीं करते कुछ भी। हमारा ही खुद का ट्रांसफर 4 महीने से, तो गाली तो रोक लो, 4 महीने से मंजूर हुआ पड़ा, आज तक नहीं दिया। कहना है ही नहीं, बार बार चक्कर काट रहे। बताओ किसान क्या करेगा? हमारे 3 ट्यूबवेल हैं, 25 का उस पर ट्रांसफार्म दरिया, 37 का बिल ले रहे, 37.5 का। बताओ कहाँ से किसान भर देगा? 2 दिन ट्यूबवेल बंद रखनी पड़े, कैसे भरे करेगा? नहर यहाँ आती नहीं, तो बताओ क्या होगा? हमारा पशु इतने हैं, अब उन काम कोई प्रबंध कर नहीं पा रहे। फसल तैयार करें, चट कर जाओ। सांड या बाछड़ क्या बोलते हैं? बछड़ा। हाँ, हमारा पशु ही है वे। तो उनका जो है हम क्या करें, कहाँ जाएं? कोई सुनता ही नहीं इसके बारे में।
सांड इतने हैं तो उसके लिए योगी जी क्या करेंगे? वो जिम्मेदार हैं। जरा समझाइए जरा लोगों को समझ में। इसलिए कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर, शामली, अभी मैं बागपत ज़िले के बड़ौत में हूँ, हर जगह किसान सांड की बात करते हैं, बछड़े की, कि खेतों में आवारा जो जानवर हैं वो एक एक गांव में 200-200, 250 ऐसा लोग कहते हैं। एक आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में त्यागियों के एक गाँव में एक लड़के ने कहा कि 1300 वोटर हैं, 600 सांड हैं और वो उनके फसल चट कर जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको समझना जरूरी है, ये सांड के लिए योगी जी कैसे जिम्मेदार हैं, ये बताइए जरा। जिम्मेदार हैं। गौशाला बनाई गई, लेकिन वे नाम के लिए आवारा पशु तो घूम रहे हैं यहाँ और गौशाला बन रही वहाँ। मैं वही बात जो पहले कह रहा था, प्लान तो सही है लेकिन एप्लीकेशन सही नहीं है। अगर गौशाला बनाई तो वे आवारा पशु उनमें रखे जा, उनको बाहर के छोड़ा जा रहा। ये 2017 के पहले दिक्कत नहीं थी तो क्यों दिक्कत नहीं थी? इतना कैसे बढ़ गया? या तो ये हो गया कि गोवंश बिक जाता था और शायद बिकने की दिक्कत हो गई। वो भी एक समस्या है। खुल के बोलिए ना। अब पहले गोवंश बिक जाता था तो इतने आवारा पशु नहीं होते। अब जो है एक खेत में 10-10, 20-20 अगर घुस जाएंगे तो क्या करेंगे? फसल कहाँ रहेगी? वो फसल बिल्कुल नष्ट भी कर दें। मेहनत हमने करी, लागत हमने लगाई और फिर जो है हमें पेमेंट कर दिया। अगर उन्होंने 100 क्विंटल से 50 क्विंटल नष्ट कर दिया, उसमें कह दिया हमने पेमेंट दुआ दिया, तो क्या फायदा हुआ हमें? तो इसके लिए आप चाहते हो गौशाला होना चाहिए ज़्यादा? गौशाला है, उनका एप्लीकेशन सही होना चाहिए। नहीं है। और हालांकि योगी सरकार की तरफ से मुझे अभी आंकड़े याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 950 करोड़ अलॉट किया गया था। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सुभाष भारद्वाज हूँ, बावली का रहने वाला हूँ। यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या अनेक है, हर आदमी परिवर्तन चाहता है। रही बछड़ों की बात, बछड़े जब मेरी कैपेसिटी है गाँ रखने की है, ब्याह होगी 2 हो जाएंगे, 2 के अगली साल मतलब ये 4 हो जाएंगे। सरकार उसे बेचन नहीं देती। गौशाला में ज़्यादा कितनी 20-30 गाँ रखें। ये जो बछड़े हैं वे नहीं अंडे खेत खाते। ये सरकार इस पे तो बेचन पे खोली जा बिके ने। मेरा 1 क्विंटल गेहूँ ये कैपेसिटी 10 धेड़ी की और 10 धेड़ी को कोई खरीदने वाला नहीं, क्या करूँ हम उसे? हाँ, तो इनका ये कहना है कि जो गोवंश के जैसे बछड़े पहले बिकते थे और वो अलग अलग जगह ट्रकों से ले जाते थे, जो भी उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस पर पाबंदी लगी और उस पाबंदी के बाद कहा गया गौशाला खोला जाएगा हर शहर में, हर ज़िले में। लेकिन गौशाला कहीं खुला भी, इतनी अव्यवस्था है, उसकी कैपेसिटी नहीं है और बछड़े सड़कों पर ही नहीं, खेतों में बछड़ों का डेरा है। बछड़े बड़े होकर सांड भी बन गए ना अब। पूरे मारे जी, रात को चौकी जैसा निगाह रखने चले जाएंगे। क्या होना चाहिए? सरकार को मतलब है जैसा इस पर प्रतिबंध लगा दी तो ऐसा मतलब व्यवस्था करे। प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हो या गौशाला खोलने? हम तो मतलब है हम क्यों गेहूँ हत्या करवावे? वे सरकार मतलब है उसे कहीं भी रखे, कहीं भी रखे तो रखने का इंतजाम होना चाहिए। चलिए, यहाँ अभी कुछ लोग बैठे। कहे थे मोदी जी जा बोला डबल इंजन की सरकार दे कर दो हमारी। डबल इंजन की भी कर दी, अंगा ला के वोट दिया उसे। ये हमारी डबल इंजन की ऐसी बना दी है, ताकत ही नुक्के नहीं बच्चे हमारे। तो इतनी बात जानू जी, बत्ती और जानता नहीं जी। और क्या होगा? हाँ, मतलब डबल इंजन की सरकार मोदी जी ने कही, इन्होंने बना दी। बेरोजगारी की बात आप कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, ये ताकत बच्चे हमारी बैठे हैं, उधर भी खड़े हैं कुछ। डाडी आ रही जी, उम्र निकट गई इनकी। हाँ हेलो, हाँ जी, देखो एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों की पेमेंट की है। पेमेंट के लिए हर किसान दर दर भटक रहा, यहाँ तक कि कहीं बागपत उस पर जाता है, अब कैसे भी वो पैसे निकल जा। कोई वो बीमार होता है घर में या किसी बच्चे का दाखिला हो, तब उसके लिए कहीं जाता है। बहुत बुरी हालत है जी पेमेंट न होने के कारण यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की। और यहाँ का किसान वो बिल्कुल सड़क पर आ रहा। और रही दूसरी बात जी, ये जो पशु छोड़े गए, ये रात को सब लठ लेकर चारों तरफ के गांवों में, हर गांव में वे शाम को रखवाड़े जाते हैं और वे ये देखते हैं कि बस तेरे खेत में न बढ़ जा। और वे खेदने के लिए पूरी रात जी खेत में ही रहते हैं। ये हालत हो रही। तो बछड़ा और सांड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सबसे कठिन आ रही, सबसे कठिन। हाँ जी। हाँ। आपके लिए क्या यहाँ चुनाव में मुद्दा है? यहाँ तो सांड बहुत बड़ा मुद्दा लोग बना दे रहे हैं।
मुद्दा है ये स्पेशल रूप से किसानों का। यहाँ और भी तो मुद्दे हैं बतेरे जी। तो बताइए। किसान कानून का मुद्दा है, किसान कानून वापिस नहीं हो रहे। पेड़ घरानों के कारण ये सब जो है कृषि का किसानों का जो है इस कानूनों को वापिस नहीं ले रहे। चलिए, लेकिन कानून वापस लेने को तो तैयार नहीं है किसान 8 महीने से ज्यादा। कानून तो वापिस लेने पड़े, किसान हट कहाँ रहे। और बेरोजगारी की मुद्दा है, कहीं बेरोजगार नहीं कहीं। और सारे जो है मोदी बोलता तो है और समस्या बोलता है। ये सिलेंडर के दाम बढ़ गए और उसके पेट्रोल डीजल सिलेंडर जो है 850 रुपये 900 रुपये हो गया। तो महंगाई नहीं, किसान तो हर आदमी तरसते है। इन सरकारों से, दोनों सरकारों से हर आदमी जो है त्रस्त है। चाहे वो उसका सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, अनेक मुद्दे हैं। तो लेकिन ये बताओ, जैसे आप कह रहे हो सिलेंडर और महंगाई से हर आदमी त्रस्त है, गैस पेट्रोल डीजल सिलेंडर, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं देश के लिए इतना मोदी जी कर रहे हैं तो अगर कुछ कीमत बढ़ाएंगे नहीं सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। कल भी हमें कुछ लोग मिले थे, तो अभी भी ऐसे सोचने वाले बहुत लोग हैं कि देश के लिए 100-125 रुपये लीटर डीजल लीजिए। अजी अब जाइए वो कुछ जो नया वो बना रहे, नया पार्लियामेंट हाउस, तो उसमें सेंट्रल विस्टा में इतने करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगने लग रहा। वो कहाँ से लग रहा? जो है मोदी जो है 23,000 करोड़ रुपए का जो हवाई जहाज लाया है वो भी तो किसी जैसा सरकारी दे रही पैसा, या अपनी जेब से थोड़ा ही दे रही। ये सारा नहीं किसानों के ऊपर थोड़े एक बार यह सब महंगाई का कोई चर्चा ही नहीं मोदी योगी के यहाँ। जब पेट्रोल का डीजल का काम इससे कोई कहता ही नहीं। वहाँ का जो है वो मंत्री है जो उसका पेट्रोलियम मंत्री, उनने कहा कि वो हम तो जो किसानों को दे रहे ये पैयो दे रहे, जो फ्री का अनाज दे रहे, और ये जो किसानों को जो किसान सम्मान निधि दे रहे, कल ये इनको भी तो हमें देना पड़ेगा। इसलिए कल कहाँ से करेंगे हम? तो ये सब हम पेट्रोल और डीजल जनता के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल और महंगाई की मार पड़ रही है। हाँ, ये डीजल की बात कही भाई साहब ने अभी, जो उद्योगपति हैं मैं तो खेल लगे, सारा जिम्मा देश का किसानों ने ही ले रखा क्या? ये बताओ। उद्योगपति भी हैं, किसान जो है इतना महंगा कर दिया, किसान तो अपने खेत में करेगा। जो ट्रैफिक चल रहा है, बस चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, वे तो अपना किराया बढ़ा दें, किसान क्या बढ़ा देगा? ये बताओ। 4 साल हो लिए 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। मायावती ने 40 रुपये बढ़ाए थे, अखिलेश ने बढ़ाए थे, 4-4.5 साल में इन्होंने 25 पैसे तक नहीं बढ़ाए। 10 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए थे, उसका किसान को कोई लाभ नहीं है। चलिए, गन्ना की बात आप फिर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बताऊँ मैं देश की, मतलब उसकी, इन्होंने कोरोना काल में देश ऐसा गड्ढे में फंसा दिया। कोरोना यानी कि घरों बैठो कुछ ना करो, हम जो खा रहे हम जो कर रहे हम ही करेंगे, ऐसा करेंगे। अपनी तो रैली है बंगाल में जाकर पूरा देश का नेता इनका वहाँ ढुका दिया। वो पैसा कहाँ से आया? वो देश की तो संपत्ति होगी, इनके बाप दादा तो दे के नहीं गए। वो देश को लूट कर अपने वहाँ से उसमें इतनी रैली करी इन्होंने। एक औरत को हराने के लिए सारा हिंदुस्तान का नेता सारे मर्द जो इनके वहाँ ढूक गए। तो पैसा देश का ही तो वेस्ट हो रहा। एक प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, न कि एक पार्टी का। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसी प्रधानमंत्री ने इतनी रैली की किसी पार्टी के उसमें? और इसने कितनी रैली कर दी, ये बताइए। चलिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अब ये सब बहुत लोग, ये ज़्यादातर लोग जो है आपके गांव के सब तो खिलाफ हैं, बहुत नाराज हैं। ये हर बार नाराज रहे जी, लेकिन रहे पहले जिस टाइम इलेक्शन आ जा उस टाइम ये सारे एक हो जा, और एक होती सतपाल सिंह को जिता दे, बीजेपी को जिता दे, योगी को जिता दे। अगर ये हराते तो क्यों तो केपी मलिक जीतता, क्यों सतपाल सिंह जीतता, क्यों योगेश दमा जीतता, और इनता जीत क्या जा रहा है इस गांव में से? यह है जी बात। और हमने तो चहुमुखी विकास ये लोग कागज में सुने थे। चहुमुखी विकास के किसे के? चहुमुखी विकास का पता चला। बावली में केंद्रीय विद्यालय, मितली में मेडिकल कॉलेज, बड़ौत में पुस्तकालय, हाईवे रोड ऐसे बन रहे। कैसा ट्रैक्टर पे 1 गिलास दूध का दर पूरी रेस दे दे खिंटे नहीं वो। अच्छा, एक काम करो, बोल तो दिए डायलॉग, आप भी मोदी जी की पार्टी में रह के सीखो। एक काम करो, ट्रैक्टर बुलाओ और रोड पे चलो, और आप मेरे साथ चलो, जरा दिखाओ उस पे दूध रख के चलते। ये डायलॉग का जुमला बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आप चलते छोड़ते चलिए। ट्रैक्टर है यहाँ पे?
ट्रैक्टर बुलाया जाए, 1 गिलास दूध लाया जाए। आप अगर 20 मीटर ट्रैक्टर पर दूध बिना गिरे चलो, मान लूंगा आपसे, चलो। और नहीं तो बदले में क्या करोगे बताओ आप? मेरी बात मान लो। कैसे मान ले? पहले यहाँ से वहाँ जहाँ थे ना बागपत की। नहीं, वो पहले की छोड़ो, आपने कहा ट्रैक्टर पर दूध लेके चल सकते हो, चलते हैं गिलास में रख। सब जुमले आप जो है पूरा हो गया। इतने बढ़िया रोड बना दिया। चलो ना, चलो करते हैं। कई हाईवे। अरे सर, अभी मैं 1 मिनट, अभी कौन से गांव गए थे हम लोग? अभी एक गांव गए थे जिसमें राशन की दुकान का हमने, जहां पे राशन बंट रहा था, गांव का नाम अभी याद करता हूं, जिस गांव में हम गए थे अभी, दाहा या क्या था, दाहा या ढा कुछ, उससे आगे गए थे। वो हमारे सहयोगी हैं, वो कहाँ गए, नहीं गांव का नाम। उस गांव में जाने के लिए 4 किलोमीटर की सड़क, मेरी बड़ी गाड़ी है, 4 व्हील है, 4 किलोमीटर की सड़क में कहीं भी 3 फीट ऐसा नहीं था जो प्लेन था, इतना गड्ढा, पानी सब था। उस बड़ी मुश्किल, हमें लग रहा था कि ट्रैक्टर से आना चाहिए था क्योंकि गाड़ी फंसने के पूरे चांस थे। तो वहां मैंने देखा भी कि ट्रैक्टर से ही चला जाए, और आप कह रहे हो कि दूध लेके ट्रैक्टर पर चले जाओ, वहां तो आदमी ट्रैक्टर से गिर जाएगा। चलो ले चलते आपको चल, हाईवे की क्यों बात कर रहे हो आप सड़क जो अंदर है उसकी भी बात करो। उसकी भी बात कर रहे हैं, सबकी मरम्मत हो लग रही, सबकी मरम्मत करने लग रही। सब आदमी नहीं है जहाँ गद्दे उड़े, ये हवाई है, बस हवाई पे चलेगा सब। वे गरीब आदमी जो जमा गड्ढे पे, बताओ आप, वे भी तो किसान ही होंगे। ऐसा है पूरी बढ़ोत में। नहीं, हाईवे अच्छा है। देखिए, कुछ चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि हाईवे अच्छा बना, मेरठ वाला अच्छा बन रहा है, कल को वो पूर्वांचल बन जाएगा, हालांकि वो अखिलेश राज में शुरू हुआ, तो एक्सप्रेसवे अच्छा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़कों की दिक्कत। ट्रैक्टर, सुनिए सर, आपका पूरा नाम क्या है? प्रमोद बावली जी। देखिए, ट्रैक्टर तो मुझे एक दिख गया, ठीक है, और ट्रैक्टर वाले को बुलाते हैं, 1 गिलास दूध का इंतजाम यहाँ हो जाएगा। लेकर ये बड़ौत के 20 इलाके में चलते आपके साथ, और अगर आप न गिर जाओ पीछे बिना हाथ पकड़े तो गारंटी है। उस बात के बारे में भी सोच लो, जब ये मेरे बेरोजगार भाई। गियर क्यों चेंज कर रहे हो? हम ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर पे अम्मा, बल्कि ट्रैक्टर तो किसानों को मोदी योगी जी ने दिए भी 16 ट्रैक्टर, जिसमें 8 छोटे 8 बड़े हैं। सिराना क्लस्टर में दिए 40 दिए ई रिक्शा, ताकि वे हम सवाल पूछ रहे हैं आम की, आप जवाब दे रहे हो इमली की। हाँ, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। कहते हैं ना, किसी को रोजगार नहीं दिया। वे 40 जो ई रिक्शा दी, और वे 16 ट्रैक्टर दिए, वे रोजगार के लिए दिए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये नहीं करो किसी को रोजगार नहीं दिया, कुछ दिया भी होगा, लेकिन रोजगार के आंकड़े बंद हो गए। मोदी सरकार ने 2 करोड़ मोदी जी ने रोजगार के हर साल देने के वादे किए थे, अगले ही साल रोजगार के आंकड़े आने बंद हो गए। और बेरोजगारी का सवाल युवा उठा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपने जो कहा मैं तो सिर्फ उतनी बात कर रहा हूँ। और कोई अपनी बात कहेगा जिसको लगता है कि चुनाव का मुद्दा यहाँ के हिसाब से क्या है, यहाँ आप लोगों में से आप कुछ कहेंगे अपनी बात? है, आप बचना चाह रहे हैं? हाँ, तो ये है जी, देखो 3 गवर्नमेंट देखी हमने। मायावती गवर्नमेंट सही रही, अखिलेश नील, और योगी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। देखो, जहाँ विकास होगा वहाँ समस्या भी पैदा होगी। तो इतनी दूर क्यों आके बैठ गए आप? नहीं, जहाँ माहौल देख के। नहीं, हाँ जी, हाँ, ये तो बस ये बैठे थे पहले वहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने जब माहौल देखा कि वहाँ ज़्यादा लोग थोड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो इन्होंने कुर्सी खींची, चुपके 6 फीट पीछे आ गए। नहीं, आपने यही किया, मैं देख रहा था कि आप धीरे धीरे कुर्सी खींचते हुए यहाँ आ गए। जहाँ विकास होगा वहाँ से देखो समस्या भी होगी, वहाँ महंगाई भी बढ़ेगी है। ये थोड़ा कि भाई हमारे लिए, हम देश के लिए कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट भी तो उसी के लिए कर रही। महंगाई भी अगर बढ़ रही है तो देश के लिए ही हो रहा है। देखो, विकास होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी जी है। समस्या ये है कि एक तो किसानों की, एक तो पेमेंट नहीं हो रहा हमारा है। पेमेंट हो जाए, इससे बढ़िया गवर्नमेंट नहीं है। और बिजली की समस्या, किसानों की समस्या हल हो जाए, बस और कोई नहीं है। तो चलिए, किसानों की समस्या हल होती तो दिख नहीं रही है, किसान बैठे हैं वहाँ 8 महीने से। तो आपको कह रहे हैं ना, किसानों की समस्या है जो कुछ है। वैसे गवर्नमेंट अच्छी है, मोदी वर्ल्ड में नंबर 1 है। इधर आइए। देखिए भाई, आप ही के गांव के हैं शायद, इनका घर बगल में ही है, ये बगल वाला घर है इनका। बीच में मैंने देखा था, चुपके से उधर गए, फिर पीछे आके बैठ गए। ये खड़े हो जाइए सर। आप देखिए, आपके गांव के लोग हैं, ये हमें कह रहे हैं मोदी वर्ल्ड में नंबर 1 है। अगर इनके हिसाब से नंबर 1 है तो आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? सुनो, झूठ बोलने में नंबर 1 है मोदी। झूठ नहीं, वो सच, कभी सच बोलते ही नहीं है।
कभी सच बोलना सीखा ही नहीं, झूठ के सिवा। देखो इतना बड़ा आदमी है जी, हैं और उसके प्रति इतनी वो करना, थोड़ी बहुत तो सहनशील होनी चाहिए बोलने की। झूठ सच कोई गाली नहीं, संसदीय शब्द है ये। ये तो पता कौन नहीं बोलता झूठ है, वादे करते हैं। ये करो झूठ बोलते भी हैं तो क्या दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत तो है, लेकिन इतने बड़े झूठ नहीं बोलने चाहिए। एक बार मान लिया भाई इतने तो नहीं बोलते, पर मोदी अच्छा काम कर रहा है, विकास होगा, वहाँ महंगाई भी बढ़ेगी, सब कुछ होगी, और योगी भी ठीक कर रहा है। डीजल 200 रुपये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। समस्या सारी किसानों की है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, बाकी काम ठीक से शोले सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल आप शोले टाइप की तारीफ कर रहे हो कि सब चीज़ तो अच्छा है मौसी, लेकिन बस यही शाम को लगा लेता है थोड़ा। नहीं ये बात नहीं होती, ये नहीं जी, नहीं किसानों की जो समस्या है नहीं, वो कोई भी गवर्नमेंट हल नहीं करती, कोई भी। थोड़ा बहुत इसने किया था, वो नथिंग हो गया कोरोना में, पता नहीं क्या कर। ऐसा है, जब कोरोना टाइम चल रहा था, कहीं भी ना तो किसी को ऑक्सीजन मिली, आदमी तड़प कर मर गया, और वेंटिलेटर कहीं नहीं मिला। वे नकली वेंटिलेटर जो दिए गए, वे किसान सम्मान निधि के जो वेंटिलेटर थे, वे सब खराब। पीएम केयर्स फंड से गया था वेंटिलेटर। पीएम केयर फंड से जितने वेंटिलेटर मिले, वे कहीं कामयाब नहीं हुए, और यहाँ जनता तरह का मर गई यहाँ उत्तर प्रदेश में। और यहाँ के योगी जो है, मोदी ये कह रहा का भूतपूर्व काम हुआ कोरोना में। इतना बड़ा झूठ और कोई कुछ हो नहीं सकता। बल्कि संसद में सरकार के मंत्री ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी से ही दुनिया मरी जितनी भी है। अब की बार इन्हें सब जवाब दे देंगे, जो मर राजन जिनका, वे वोट देने वाले नहीं इन्हें। आज यहाँ थोड़े आदमी नहीं मरे, उत्तर प्रदेश में तो हाहाकार मच रहा था। आपको पता उस टाइम आप कुछ बीच में हाथ उठा रहे थे। एक बात तो ये कह रहे, सुनिए, एक बात इन्होंने जो कही बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ जीत इस इलाके में लगातार बीजेपी की हुई है। अभी भी तीनों सीट पर, बागपत जिले की तीनों सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा में लगातार 2 बार है। यहाँ तक कि चौधरी अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत चौधरी भी हारे। अजीत सिंह यहाँ से मुजफ्फरनगर गए, वहाँ भी हार गए। तो जैसे ये कह रहे हैं, ये सब लोग अभी बोल तो रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय सिर्फ वोट जाकर देंगे बीजेपी को। अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो बदलाव था। इब एक भी वोट नहीं मिले, हार के जाएंगे इनते। हाँ, इब कहीं वोट दिख है। उस समय हिंदू हृदय सम्राट का बात हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं होने की। बरत लिए ये थोड़े बर्तन लग रहे हैं हर साल। हाँ 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ ये सिलेंडर बांटे। 8 करोड़ माने रखे, जिसके पास नहीं थे ना, जिनकी जो वे छोटक बीन के और वे रोटी बना कर थी, उनकी आँख खराब हो गई थी, मोदी ने उनकी आँख बचाने के लिए ये काम करा। लेकिन आपको ये पता है, एक मिनट, आपको पता है कि 850 रुपये का सिलेंडर हो गया, तो बहुत लोगों ने सिलेंडर घर में रखा हुआ है। उस पे एक सेकंड, हाँ जी। उसके बाद स्वच्छता मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में जिनके लेटरीन नहीं थी, टो के लगवा दी, टो के। दूसरी चीज, जनधन योजना का किसने सोचा था? अब फ्री में खाता खुलेगा, बैंक वाले खुद यहाँ आए और भाई अपना खाता खुलवा लो, फ्री खाता खुला। बल्कि उनमें 500 रुपये लेडीज के खाते में आपदा काल में 3 किस्त आई, 3 किस्त। और मजदूरों को 1,000 रुपये भेजे आपातकाल में। और इब नाज फ्री बटा लग रहा, पहले भी नाज फ्री बटा था। और विकास ये किसी ना कुछ मुझे लगा, तुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। ये भी एक मेरे भाई ने कहा था, हम तो चावल खा रहे कोयटे का, कहा था ना। और वो मुझे लोगों क्या लगा, हमें तो मिला नहीं। क्या लगा हमें तो मिला नहीं। ये कभी सोच ही नहीं सके थे। ऐसे प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधार दी गई, और उनमें जूते, चप्पल, उनके खाने का सूटर, जर्सी सब अवेलेबल करा। रामराज आ गया, चलिए। हाँ, इससे जवाब जो सिलेंडर दरे किसका भरा है, क्या जो लिखी चुका वे सिलेंडर दरे गरीब की चुका भरे हुआ है, बता दो। आज सबके घरों खाली दरे दे दिए, ना बेचारी को उनका खाली दरे बेचारी का भरे नहीं गए। क्या करें, इधर बताओ जरा। ताऊ जरा आप इधर बता दो। ताऊ सुनो, आप क्या करो, सिलेंडर वाला कैमरे बताओ जरा। सिलेंडर वाला सिलेंडर घरों दे रहे, गरीब आदमियों का भरे नहीं गए, वे घरों पे डूब रहे। सिलेंडर है भरे ना दिए, वे रपे लिए, ये सिलेंडर लेने वाले झूठ बोल रही है। 1819 रुपए ले रहा केन पता जिन्हें फ्री कहे, ये फ्री दे दिया गए। पर हम वो लोग हैं जी, ये आदमी जो है, कुछ लोग 18 किस्त को और वोट दे दी किस्त को। लोग यहाँ
कुछ लोग बीजेपी समर्थक भी हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ सरकार की नीतियों से, सरकार के तरीकों से नाराज़ हैं और ख़ास तौर से गन्ना किसान हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है सरकार को कृषि कानूनों को भी वापस लेना चाहिए और गन्ना किसानों की जो बकाया है वो भुगतान किया जाना चाहिए। फ़िलहाल थोड़ा माहौल आपस में बहस जैसा माहौल है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में यूपी के किसी और इलाके से। नमस्कार।